जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। और पहली अपडेट यहां पर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है और आपने देखा होगा कि भारत कई फैसले बहुत तेजी से भी ले रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोग्राम हमारे अभी तक डिले चल रहे हैं उन्हें अब काफी तेजी से किया जा रहा है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो कल भारत ने AMCA फाइटर जेट को लेकर भी बड़ी घोषणा की और अब तेजस मार्क 2 के लिए भी ये कहा जा रहा है कि इसकी पहली फ्लाइट 2026 की शुरुआत में होगी और इस साल इसका प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाएगा। खुद HAL के CMD DK सुनील जी ने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक बात और कही है कि परीक्षण और जो सर्टिफिकेशन है उसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं क्या है, वो लगते ही है ऐसे में, और 2031 तक ही इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और मार्क 2 वेरिएंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिस पर इंडियन एयरफोर्स का स्पेशली फोकस भी है। इसके अलावा दोस्तों HAL के चेयरमैन DK सुनील जी ने यह भी कहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 143 ALH हेलीकॉप्टरों की डील अब जल्द ही साइन होने वाली है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के लिए रुद्र अटैक वेरिएंट होगा और इससे हमारी आर्म फोर्सेस में ALH की जो कुल संख्या है वो 600 हो जाएगी। दोस्तों भारतीय सेना अब अपने स्मर्श रॉकेटों के लिए लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिससे कि इंडियन आर्मी की इन लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी सिस्टम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस में भी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ खबरें Su-57 को लेकर आ रही है और मैं इस चीज को क्लियर भी करना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि रशियंस के साथ अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है, जिसमें कि स्पेशली रोजबोरोन एक्सपोर्ट है। ऐसे में ये बात तो पक्की है कि भारत Su-57 को खरीद सकता है, जो कि और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट संख्या है, कितनी संख्या में हम इन्हें Su-57 को शामिल करेंगे, वो अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि भारत कम संख्या में Su-57 फाइटर जेट्स को ले सकता है। हो सकता है कि 24 की संख्या में ले। यहाँ पर दोस्तों भारत के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर तब से ज्यादा आ गया है जब से चाइना ने डिस्काउंटेड प्राइस पर पाकिस्तानियों को J-35A फाइटर जेट देने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान है, जिसे इस वक्त मोहरा बना करके चाइना इस्तेमाल कर रहा है। और नो डाउट दोस्तों चाइना का रोल 101% था इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, चाहे वो टेरर अटैक हो या फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारत पर रिटेलिएट करने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें खुलकर भी सामने आई। तो यहाँ पर भारत अगर 5th जनरेशन का फाइटर जेट अपने आर्सेनल में जोड़ता है तो नो डाउट दोस्तों एक बैलेंस यहाँ पर भारत बना पाएगा। लेकिन संख्या अगर कम होगी तो फिर थोड़ी टेंशन की बात जरूर रहेगी। इवन यहाँ पर भारत को एटलीस्ट कम से कम 56 यानी कि 56 की संख्या में Su-57 खरीदने चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारे मतभेद है। हालांकि इसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि ये कोई प्रूवन नहीं है, ये कोई अच्छा स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं, लेकिन रशिया ने दोस्तों इसे स्पेशली काफ़ी बेहतर तरीके से कस्टमाइज भी कर लिया है। इवन उसने भारत को इसका स्पेशली ये ऑफर भी दिया है कि हम भैया इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपके साथ करेंगे। बाकायदा भारत में जो Su-30 MKI की असेंबली लाइन है वहाँ पर ही इसे तैयार किया जा सकता है। भारत का लॉजिस्टिक का खर्चा बचेगा, ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा, तो ये भारत के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन जरूर है। और Su-57 दोस्तों नो डाउट भारत का रशिया के साथ जो एक मजबूत संबंध रहा है और एक विश्वसनीय संबंध रहा है, वो चीज़ भी दर्शाती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये अमेरिका के F-35 को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, वो स्पेशली दोस्तों आपने देखा होगा कि ट्रंप जो कि किसी के सगे नहीं लगते हैं, और इवन जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है कि भारत को अमेरिका से ज़्यादा हथियार लेने चाहिए, जैसे ही वो अपनी सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले यही ऐलान कर दिया। अब उसके बाद वो टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहे हैं सबके ऊपर। तो चीज़ें बताती हैं कि अमेरिका केवल एक व्यापारी देश बन चुका है, यानी कि एक लाला जिसे आप समझ सकते हैं वो बन चुका है, जो केवल टैरिफ ट्रेड इसी की बात कर रहा है। चीज़ें बहुत सारी बातें हैं जिसे देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि भारत के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदना ज़रूरी हो गया। इवन यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भारत हालांकि फोकस अपने AMCA फाइटर जेट पर किया हुआ है, लेकिन दोस्तों 10 साल का वक्त बहुत होता है। इतने में तो पाकिस्तान को अगर J-35A मिल जाएगा तो वो फिर हाहाकार मचा देगा। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने एक ट्वीट भी शेयर किया है मेजर समर पातूर का, जिन्होंने स्पेशली Su-57 की खरीद को लेकर तो ऐलान ही कर दिया है। हाल ही में दोस्तों HAL को 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। ये डील करीबन 62,700 करोड़ रुपए की है। ऐसे में दोस्तों पहला बैच 2028 तक इंडियन आर्म फोर्सेस को मिल पाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में 66 जो LCH है वो इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे और 90 भारतीय सेना को। HAL की तुमकुर कर्नाटक में अगले 5 से 6 वर्षों में 30 हेलीकॉप्टर हर साल बनेंगे और ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। स्पेशली प्रचंड को लेकर यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसे हाई एल्टीट्यूड वाले ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है और यह स्टेल्थ सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ प्रिसीजन हथियार भी इसमें इंटीग्रेट किए गए। वहीं भारतीय सेना एक नई जनरेशन का यानी कि एक न्यू जनरेशन का 81 mm मोटार टेलीमेट्री बम को विकसित कर रही है, जो कि एक नॉन एक्सप्लोसिव राउंड है जो कि कई सेंसरों से लैस होगा, जो कि फ्लाइट डेटा को ट्रैक करता है जैसे कि वेलोसिटी और प्रेशर को।
और ये बम जो है वो एक रियल म्यूनिशन की तरह फायर होता है और ये फायर कंट्रोल सिस्टम को कैलिब्रेट करने के लिए लाइव डेटा ट्रांसमिट करता है। स्पेशली दोस्तों डीआरडीओ इसे तैयार कर रहा है। इसके कई फायदे मिलेंगे क्योंकि इसमें जैसे कि विस्फोट नहीं होता, इसे ट्रेनिंग और परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि कॉस्ट भी बचेगी और जोखिम भी कम होगा। और इस टेलीमेट्री बम से प्राप्त डेटा फायर एंड कंट्रोल सिस्टम की सटीकता को भी बढ़ाएगा जिससे कि जंग के मैदान में हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। वही दोस्तों बांग्लादेश को लेकर एक बड़ी बात कही है असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने। दरअसल दोस्तों कहते हैं ना कि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो कोई भी देश आपको आंख उठाकर नहीं देख सकता। सेम असम के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है, अगर बांग्लादेश हमारी चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करता है तो हम उसकी दोनों गर्दनों पर हमला करेंगे। यानी कि बांग्लादेश की भी 2 चिकन नेक है जिसमें कि पहली पट्टी जो है वो चटगांव बंदरगाह को मेघालय के पास के क्षेत्र से बांग्लादेश के बाकी हिस्सों को जोड़ती है और ये काफी पतली पट्टी है। और दूसरी पट्टी है रंगपुर डिवीजन में, ये भी एक संकरी पट्टी है जो कि उत्तरी बांग्लादेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा जवाब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने दिया है जो कि बांग्लादेशियों के समझ में आना चाहिए। दोस्तों टर्नबो इमेजिंग ने 84 mm कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर को अपनी फ्यूरी साइट के साथ अपग्रेड किया है जो कि दिन और रात के ऑपरेशन, ऑटो टारगेट ट्रैकिंग और पहले हिट की जो हाई पॉसिबिलिटी है उसको सक्षम बनाता है। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस डिफेंस ने राइनमेंटल को मीडियम और बड़े कैलिबर के एमुनिशन के लिए एक्सप्लोजिव और प्रोपेलेंट की आपूर्ति के लिए एक एमओयू साइन किया है। यहाँ पर दोस्तों रिलायंस डिफेंस लिमिटेड जो है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वाटर इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी और रिलायंस की इस विनिर्माण सुविधा जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी है, वहां पर 2 लाख तोप के गोले, 10,000 टन एक्सप्लोजिव और 2,000 टन प्रोपेलेंट का उत्पादन हर साल किया जाएगा। धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी परियोजना का ये एक हिस्सा है जिसका टारगेट ये है कि रिलायंस को ग्लोबल मार्केट में टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बनाना। दोस्तों बांग्लादेश हो सकता है कि यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकता है। हाल ही में बांग्लादेशी एयरफोर्स के वायुसेना प्रमुख ने यूरोफाइटर का इवैल्यूएशन किया। दरअसल ये प्रोग्राम जो है वो उनके MRCA प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे कि 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि बांग्लादेश J-10C फाइटर का भी इवैल्यूएशन कर चुका है और इस MRCA में J-10 सबसे आगे है। इसके अलावा थिएटर कमांड को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में बदले जाने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया जिसमें कि CDS अनिल चौहान थिएटर कमांड युद्ध और ऑपरेशन का काम संभालेंगे, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के जो चीफ्स हैं वो सैनिकों को तैयार करने, प्रशिक्षण देने और रिसोर्सेज के रखरखाव का जिम्मा लेंगे। जनरल चौहान ने अपनी बुक में भी लिखा है कि ये जो पुनर्गठन है वो 2 हिस्सों में काम करेगा। पहला बल प्रयोग यानी कि युद्ध का संचालन और बल निर्माण यानी कि सैनिकों को तैयार करना। थिएटर कमांड बनाने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलकर अब काम करना है। इसके लिए सभी प्रोसेस और जो रिसोर्सेस हैं उनका इंटीग्रेशन करना जरूरी है। हालांकि इस प्रोसेस में काफी देरी हुई है क्योंकि इससे पहले जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं वो इसके लिए सहमत नहीं थी और फिर जो पहले के हमारे CDS थे जनरल विपिन रावत जी, उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो इसलिए इस पे टाइम लगा। लेकिन अब इस पर CDS अनिल चौहान ने काम तेज कर दिया है। 3 थिएटर कमांड बनाई जाएंगी, 2 जमीन पर यानी कि पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के लिए होंगी, एक समुद्र के लिए होंगी जो कि तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगी और सभी थिएटर कमांड और डिप्टी CDS वो 4 स्टार रैंक के अधिकारी होंगे जो कि सर्विस चीफ और CDS के बराबर होंगे। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना के MiG-29, मिराज 2000 और तेजस एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ब्रह्मोस NG मिसाइल को लगाया जाएगा और ब्रह्मोस NG एक हल्का वेरिएंट है जिसका वजन 1.3 टन के आसपास है और ये काफी एडवांस वेरिएंट है जो कि भारत की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाएगा। ब्रह्मोस NG की स्पीड मैक 2.8 होगी और ये अपने एडवांस गाइडेंस, स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी से लैंड और नेवल टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है और ब्रह्मोस NG इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी डेटरेंट वेपन भी बन जाएगा। वहीं दोस्तों GRSC ने कल अपनी एक स्वदेशी नेवल सरफेस गन जो कि 30 mm की है उसके सफल समुद्री परीक्षण पूरे कर लिए। इसका अब कुछ वीडियो भी सामने आया है जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों भारत को अक्सर LOC और पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठों का अक्सर सामना करना पड़ता है। 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर इन्होंने हमला किया था। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा और इवन पाकिस्तान आप सबको मालूम है कि इनका इस्तेमाल न केवल हमले बल्कि हमारी निगरानी और तस्करी के लिए करता है और ये ड्रोन उसके पास तुर्की और चाइना मॉडल के हैं। और इस बार दोस्तों भारत ने S-400, आकाश, स्पाइडर और DRDO के D4 से कई तरीके के एरियल थ्रेट्स का मुकाबला किया। लेकिन दोस्तों ये जो कम उड़ान वाले छोटे UAV होते हैं और ये स्वॉर्म फॉर्म में आते हैं, इन्हें खत्म करने के लिए हमें भी एक सस्ता विकल्प ढूंढना चाहिए जैसे कि अमेरिका का फोलेंक्स या फिर इजराइल का आयरन डोम जो कि एक CRAM टाइप के सिस्टम है। CRAM यानी कि काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोटार। ये अपने रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और कॉस्ट इफेक्टिव म्यूनिशंस और लेजर के जरिए इन कम ऊंचाई वाले ड्रोन्स का तेजी से पता लगाते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। इसलिए भारत को भी अब इस तरीके के सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है या फिर इसे हम तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में बना सकते हैं।
ये जो सी रैम है दोस्तों, उसके कई फायदे मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, लो फ्लाइंग थ्रेट्स जो होते हैं अक्सर वो रडार की पहचान से बचने के लिए काफी नीचे उड़ते हैं, जिससे कि वो हमारे आकाश और S-400 के लिए चुनौती बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सी रैम प्रणाली जो है वो रियल टाइम में इन खतरों का पता लगा सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, क्योंकि सी रैम सिस्टम जो है वो डायरेक्टेड एनर्जी और लो कॉस्ट म्यूनिशंस को इनके ऊपर छोड़ता है, और इवन इसके जरिए हम अपने बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।